जय हिंद दोस्तों। मातृभाषा क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा था प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं किसमें पाई जाती हैं? सूक्ष्म जीवों में, जैसे जीवाणु है, नीलहर, शैवाल है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? हम लोगों में पाई जाती हैं। इसमें यदि राइबोसोम की बात करें यूकैरियोटिक कोशिका में तो कौन सा होता है? 80S। जबकि प्रोकैरियोटिक में कौन सा होता है? 70S। उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते, जबकि ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। और क्या बताया था? और बताया था कि सीलिया, फ्लैजेला और सेल वॉल और कोशिका झिल्ली ये क्या होती है? दोनों में होती है। लेकिन यदि बात करें यूकैरियोटिक में तो एक किस्म की होती है प्लांट सेल में। इसके आगे बढ़ना था, हो गया था कंप्लीट। चलिए इसके बाद क्या पढ़ना है? कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन तीन प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? तीन प्रकार से होता है। पहला होता है असूत्री विभाजन। क्या होता है? असूत्री कोशिका विभाजन। दूसरा होता है समसूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्री। उसके बाद तीसरा कौन सा होता है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? असूत्री को एमाइटोसिस। क्या बोलते हैं? एमाइटोसिस। समसूत्री क्या बोलते हैं? माइटोसिस, माइटोसिस। अर्धसूत्री क्या बोलते हैं? मियोसिस। क्या बोलते हैं? मियोसिस, मियोसिस। कितने प्रकार का कोशिका विभाजन हो गया? असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। असूत्री जो कोशिका विभाजन होता है ये किसमें होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। किसमें होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका। ये किसमें होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका, जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल, अमीबा, ईस्ट, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं और में कौन सा विभाजन होता है? असूत्री विभाजन है, एमाइटोसिस विभाजन। ये हम लोगों में नहीं होता। प्रोकैरियोटिक जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल, अमीबा, ईस्ट, प्रोटोजोआ, शैवाल, ये नीलहरित शैवाल, इनमें कौन सा होता है? असूत्री कोशिका विभाजन। अब इसमें क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है। अब धीरे धीरे इस न्यूक्लियस का आकार क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। बस न्यूक्लियस का आकार क्या होता है? बढ़ने लगता है। और ये न्यूक्लियस धीरे धीरे होकर कितने भागों में बढ़ जाता है? दो भागों में बढ़ जाता है। और ये जाके आगे क्या बन जाते हैं? तो बन जाते हैं। ये बीच में से क्या हो जाता है? बट जाता है। क्या हो जाता है? असूत्री विभाजन। सबसे आसान कोशिका विभाजन कौन सा होता है? असूत्री कोशिका विभाजन। इसको क्या बोलते हैं? एमाइटोसिस। किसमें होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक कोशिका। ये हम लोगों में नहीं होता। हम लोगों में कौन सा होता है? एक समसूत्री, दूसरा कौन सा होता है? अर्धसूत्री, माइटोसिस और मियोसिस। अब समसूत्री में क्या होता है? एक कोशिका विभाजन केवल किसमें होता है? सोमैटिक सेल में। किसमें होता है? सोमैटिक सेल में, सोमैटिक सेल। यानी क्या बोलते हैं? कायिक कोशिकाओं में, कायिक कोशिकाओं में। समसूत्री विभाजन किसमें होता है? सोमैटिक या कायिक कोशिका। पूरा शरीर हमारा जो बना है कौन से विभाजन द्वारा बना है? समसूत्री विभाजन। पूरा लिख दें क्या? समसूत्री विभाजन या सूत्री विभाजन। और ये कौन सा? अर्धसूत्री विभाजन। हमारा पूरा शरीर कौन से विभाजन के द्वारा बना है? कायिक। ये समसूत्री विभाजन कौन सी कोशिका में होता है? कायिक कोशिका, जिससे हमारा पूरा शरीर बना है, काया बनी है, उससे उन्हीं कोशिका में कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन या सोमैटिक। फिर इसमें क्या होता है? एक कोशिका से दो कोशिका बनती है। एक कोशिका है ना, एक कौन सी सेल है? मातृ कोशिका, या इसी क्या बोलते हैं? मदर सेल। एक मदर सेल से कितनी कोशिकाएं बनती हैं? दो डॉटर सेल बनती हैं, दो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, दो डॉटर सेल। समसूत्री विभाजन में एक मदर सेल से कितनी डॉटर सेल बनती हैं? दो डॉटर सेल बनती हैं। एक से कितनी बनती हैं? दो। हाँ, ये जो समसूत्री विभाजन है पांच अवस्थाओं में पूरा होता है। कितनी अवस्था में होता है? पांच अवस्था अभी देख ले रहे हैं। जबकि अर्धसूत्री विभाजन जो होता है ये केवल किन कोशिकाओं में होता है? गैमेट सेल में। किसमें होता है? गैमेट सेल में या जनन कोशिकाओं में। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन किसी कोशिका में होता है? गैमेट सेल में या जनन कोशिका में। इसमें एक कोशिका से चार कोशिकाएं बनती हैं। एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनती हैं? चार। एक मातृ कोशिका से चार पुत्री कोशिकाएं बनती हैं।
या एक मदर सेल से कितनी डॉटर सेल बनती हैं? 4। कितनी डॉटर सेल बनती हैं? 4 डॉटर सेल। नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए समसूत्री विभाजन जो है कौन सी कोशिका में होता है, काय कोशिका में होता है, एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनती हैं? 2 कोशिकाएं बनती हैं। और अर्धसूत्री विभाजन जो है कौन सी कोशिका में होता है? जनन कोशिका में। इससे एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनती हैं? 4 कोशिकाएं। एक मदर सेल से कितनी डॉटर सेल बनती हैं? 4 कोशिकाएं, या एक मातृ कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद जो समसूत्री विभाजन है ये 5 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। कितनी अवस्थाओं में पूर्ण होता है? 5 अवस्थाओं में। देख ले, तो अभी वरी देख रहे हैं। समसूत्री जो विभाजन है इसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं होती है पूर्ण ये समसूत्री विभाजन? 5 अवस्थाओं। पहली अवस्था कौन सी है? इंटरफेज अवस्था, इंटरफेज। दूसरी कौन सी? प्रोफेज। तीसरी कौन सी है? मेटाफेज। चौथी कौन सी? एनाफेज। पांचवी कौन सी है? टेलोफेज। समसूत्री विभाजन कितनी अवस्था में पूर्ण होता है? 5 अवस्था में। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। हिंदी बोलेंगे तो क्या बोलते हैं? अंतरावस्था इसको बोलते हैं, पूर्वावस्था इसको बोलते हैं पश्चावस्था, ये मध्यावस्था, ये पश्चावस्था, ये कौन सी? अंत्यावस्था। हिंदी में नहीं लिखना लेकिन। सबसे पहली अवस्था कौन सी? इंटरफेज अवस्था। ये सबसे बड़ी अवस्था होती है। सबसे बड़ी अवस्था कौन सी होती है? इंटरफेज। सबसे बड़ी अवस्था कौन सी होती है? इंटरफेज। ये सबसे बड़ी अवस्था है। इसमें क्या होता है? केंद्रक का आकार बढ़ने लगता है। केंद्रक का आकार क्या होता है? बढ़ने लगता है। केंद्रक का आकार बढ़ने लगता है और जो गुणसूत्र इनकी संख्या भी बढ़ने लगती है। क्रोमोसोम, गुणसूत्र की संख्या भी क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। सम समसूत्री विभाजन की प्रथम अवस्था इसको क्या बोलते हैं? इंटरफेज। ये सबसे बड़ी अवस्था होती है। इसमें केंद्रक का आकार बढ़ने लगता है और गुणसूत्र की संख्या भी क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। प्रोफेज अवस्था में क्या होता है? एक धागा बनने लगता है जिसको क्या बोलते हैं? स्प्लेंडर फाइबर। क्या बोलते हैं? स्प्लेंडर फाइबर, स्प्लेंडर फाइबर। एक धागा बनने लगता है, ठीक है, इसके अंदर कोशिकाओं के ऊपर से धागा, तो इस पर ये क्या हो जाता है? स्प्लेंडर फाइबर बनने लगता है तो धागा। और क्या होता है? जो केंद्रक का आकार बनने लगता है, ये केंद्रक क्या क्या हो जाता है? विभाजन। केंद्रक, केंद्रक का क्या हो जाता है? विभाजन। प्रोफेज अवस्था में स्प्लेंडर फाइबर बनने लगते हैं और केंद्रक का क्या हो जाता है? विभाजन। और जो मेटाफेज अवस्था है इसमें क्या होता है? इसमें स्प्लेंडर फाइबर क्या हो जाते हैं? कंप्लीट। स्प्लेंडर फाइबर क्या हो जाते हैं? कंप्लीट। मेटाफेज अवस्था जो इस पे क्या होता है? स्प्लेंडर फाइबर कंप्लीट हो जाते हैं। फिर जो मेटाफेज अवस्था है यह अध्ययन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा आपकी अध्ययन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अवस्था। अध्ययन की दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी अवस्था है? मेटाफेज। कौन सी अवस्था? मेटाफेज। और तीसरी चौथे नंबर की अवस्था कौन सी? एनाफेज। एनाफेज अवस्था में क्या होता है कि जो कोशिका के अंग हैं वो क्या होते हैं? ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। कहाँ जाने लगते हैं? ध्रुवों की ओर। ये ध्रुव है, ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव हो गया जैसे कोशिका के अंग कहाँ जाने लगते हैं? ध्रुवों की ओर। कोशिका, कोशिकांग कहाँ जाने लगते हैं? ध्रुवों की ओर। एनाफेज अवस्था है यह सबसे छोटी अवस्था। सबसे छोटी अवस्था कौन सी होती है? एनाफेज। नहीं लिखते हैं। सबसे छोटी अवस्था कौन सी अवस्था? एनाफेज अवस्था। क्योंकि सबसे बड़ी अवस्था कौन सी? इंटरफेज अवस्था। तो सबसे छोटी अवस्था कौन सी होती है? एनाफेज अवस्था। इसमें कोशिका के अंग क्या होता है? ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। और टेलोफेज अवस्था में क्या होता है? विभाजन कंप्लीट हो जाता है। डिवीजन क्या होता जाता है? कंप्लीट। डिवीजन क्या हो जाता है? कंप्लीट। समसूत्री विभाजन टोटल कितनी अवस्थाएं हो गई? 5। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। इंटरफेज अवस्था है सबसे बड़ी अवस्था होती है, जबकि सबसे छोटी अवस्था कौन सी होती है? एनाफेज। इंटरफेज अवस्था में क्या होता है? केंद्रक का आकार बढ़ने लगता है, गुणसूत्र की संख्या भी बढ़ने लगती है। और प्रोफेज अवस्था में क्या होता है? स्प्लेंडर फाइबर, तुरक धागा बनने लगता है, केंद्रक यहाँ पे बढ़ने लगता है आकार, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? केंद्रक का विभाजन होता है किस अवस्था में? प्रोफेज अवस्था में। और तीसरी अवस्था कौन सी है? मेटाफेज, जिसमें स्प्लेंडर फाइबर जो है कंप्लीट हो जाते हैं। और अध्ययन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? मेटाफेज। कौन सी? मेटाफेज। एनाफेज अवस्था, इसमें क्या होता है? कोशिकांग जो है वो ध्रुवों की ओर क्या होते हैं? बढ़ने लगते हैं। और ये सबसे छोटी अवस्था कौन सी अवस्था सबसे छोटी है? एनाफेज अवस्था।
सबसे लास्ट वाली अवस्था कौन सी? टेलोफेज। इसमें क्या हो जाता है? डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। ये कौन सा डिवीजन हो गया? समसूत्री विभाजन। कितनी अवस्था में होता है? टोटल 5। सबसे पहले इंटरफेज, दूसरी प्रोफेज, तीसरी है मेटाफेज, चौथी कौन सी? एनाफेज, और पांचवी कौन सी है? टेलोफेज। सबसे बड़ी अवस्था कौन सी होती है? एनाफेज अवस्था। सबसे छोटी अवस्था कौन सी होती है? नहीं, उल्टा बोल दिया। सबसे बड़ी अवस्था कौन सी होती है? इंटरफेज, और सबसे छोटी अवस्था कौन सी होती है? एनाफेज। और इसमें क्या होता है? एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनती है? 2 कोशिकाएं। कभी कभार क्वेश्चन पूछता है, हाँ, कि घाव भरने में कौन सा विभाजन होता है? जैसे यहाँ कोई कोशिका कट गई आपकी, तो घाव भरेगा। कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन। एक घाव भरने में, घाव भरने में कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन। कौन सा? समसूत्री विभाजन। ठीक है, आगे बढ़े। घाव भरने में कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री। और एक कोशिका से कितनी बनती है? 2 कोशिकाएं। हाँ, दिक्कत आ जाती है। हाँ, तो वही हुई इसकी फोटो। इसके बाद बताना कौन सा अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा अर्धसूत्री विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन ये केवल किसमें होता है? गैमेट सेल में। अर्धसूत्री विभाजन ये केवल किसमें होता है? गैमेट सेल में। गैमेट सेल, या क्या बोलते हैं? जनन कोशिकाएं। जनन कोशिकाएं एक मेल में कौन सी होती है? स्पर्म। एक इसमें होती है मेल में, और फीमेल में कौन सी होती है? ओवम। फीमेल में। इसमें एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनती हैं? 4 कोशिकाएं। एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनती हैं? 4। एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल बनती। देखिए कैसे होता है अर्धसूत्री विभाजन। इसमें समसूत्री विभाजन से ज्यादा समय लगता है किसमें? अर्धसूत्री विभाजन में। सबसे कम समय किसमें लगता है? असूत्री विभाजन में। जैसे देखें, मेल में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मेल में 46। फीमेल में भी कितनी होती है? 46। फीमेल में कितनी होती है? 46। क्या करना? अर्धसूत्री विभाजन। इसमें क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, और भी ये क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है कौन सा? ऑटोसोम। क्या होता है? ऑटोसोम। ऑटोसोम। एक क्या होता है? ऑलोसोम। क्या होता है? ऑलोसोम। तो ये फीमेल में भी होगा। क्या होता है? ऑटोसोम। दूसरा कौन सा होता है? ऑलोसोम। ऑलोसोम। ये ऑटोसोम, ये इनका काम क्या है? ये पूरा शरीर बनाते हैं। कौन है? ऑटोसोम। जबकि ऑलोसोम है, ये क्या करते हैं? लिंग का निर्धारण। क्या करते हैं? लिंग का निर्धारण। लड़का है, लड़की है, सेक्स, लिंग का निर्धारण कौन करते हैं? ऑलोसोम। अब जो ऑटोसोम जो होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 44। कितनी होती है? 44। और 2 क्या होते हैं? ऑलोसोम। मेल, ये मेल के क्रोमोसोम किसके? मेल। तो मेल में जो ऑलोसोम होते हैं वो कौन होते हैं? एक्स और वाई। कौन से होते हैं? एक्स और वाई। जबकि फीमेल में जो ऑलोसोम होते हैं वो कौन होते हैं? एक्स कॉमा एक्स। ये फीमेल में है। ये क्या करते हैं? लिंग का निर्धारण करते हैं। अब इसमें देखें अपन क्या करवाएं। ये कितने होते हैं? टोटल 2। और ये भी कितने होते हैं? 2। तो करवाएं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में यहाँ से आधे जाते हैं, फ्यूजन करवाते हैं। इधर से कितने आएंगे? 22। इधर से ऑटोसोम कितने आएंगे? 22। कितने नीचे तक दिख रहा है? हाँ, मेल के ऑटोसोम कितने आएंगे? 22। फीमेल के भी ऑटोसोम कितने आएंगे? 22। टोटल कितने हैं? वो 44। जबकि होते टोटल कितने हैं? 46। अब यहां से ऑलोसोम आएगा एक, एक, और एक ऑलोसोम यहां से आएगा। टोटल कितने होगा? 2। टोटल कितने होगा? 46। जैसे यदि यहाँ से ऑलोसोम आ रहा है एक्स, और इधर फीमेल से क्या आ रहा है? एक्स, तो क्या होगी? लड़की होगी, क्योंकि एक्स एक्स का है, फीमेल का। यदि यदि यहाँ से ऑलोसोम एक्स आ रहा, और इधर से क्या आ रहा है? इधर से भी एक्स आ रहा, तो क्या होगा? होने वाली संतान पुत्री होगी। इधर यदि यहाँ से मेल के ऑलोसोम से क्या आ रहा है? वाई, और फीमेल के ऑलोसोम से क्या आ रहा है? एक्स, तो क्या होगा? लड़का होगा, क्योंकि लिंग का निर्धारण किस पर होता है? ऑलोसोम पर। किस पर? ऑलोसोम पर। ठीक है, तो विभाजन कितनी, देखो, एक से कितनी बनी? एक, एक, 2, 3, 4। एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनी? 4 कोशिकाएं। किसमें? अर्धसूत्री विभाजन में। ठीक है,
अर्धसूत्री विभाजन केवल किस में होता है? जन्म कोशिका में होता है। और एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनती हैं? 4 कोशिकाएं बनती हैं। अब क्रोमोसोम में क्या होता है, कभी कभार गड़बड़ी हो जाती है, ठीक, क्या हो जाता है, कुछ कम या ज्यादा हो जाती है, इससे क्या हो जाती है, शरीर में अनियमितता होता ही। वो देख लें अपन, वो किस में होती है? केवल ऑटोसोम में, वो गुणसूत्र में। इसको क्या बोलते हैं? सिंड्रोम। सिंड्रोम। गुणसूत्रों में कमी या ज्यादा होने के कारण क्या होती है? शरीर में अनियमितता देखने को मिलती है, जिसे क्या बोलते हैं? सिंड्रोम। अब एक क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। होनी चाहिए कितनी? 46, लेकिन हो जाती है कितनी? 45। दूसरा कौन सा होता है? क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। तीसरा कौन सा होता है? डाउन सिंड्रोम। चौथा कौन सा होता है? पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम, इतने लिखे। इन सब में कितनी हो जाती है संख्या? 47। इधर भी गुणसूत्र संख्या 47, इसमें भी गुणसूत्र संख्या कितनी हो जाती है? 47। अब जो टर्नर सिंड्रोम है, ये केवल केवल किसमें होता है? महिलाओं में। किसमें होता है? महिला में। इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? घटकर 45। ऐसा महिलाएं क्या हो जाती हैं? बांझ हो जाती है। क्या महिलाएं बांझ? टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 45, एक घट जाती है, जिससे महिलाएं क्या हो जाती हैं? बांझ। बांझ। और ये केवल टर्नर सिंड्रोम किसमें होता है? महिलाओं में। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम ये केवल किसमें होता है? मेल में होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। 46 की जगह कितनी हो जाती है? 47। इससे क्या होता है? पुरुष नपुंसक हो जाता है। इसमें क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। और डाउन सिंड्रोम है, ये मेल और फीमेल दोनों में होती है। इसमें भी गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। डाउन सिंड्रोम में क्या हो जाता है? शरीर बेडोल टाइप का हो जाता है, जीभ बड़ मोटी हो जाती है, ओंठ मोटे हो जाते हैं, शरीर कैसा हो जाता है? बेडोल टाइप का। जिसे क्या बोला जाता है? मंगोलाइड। क्या बोला जाता है? मंगोलाइड। डाउन सिंड्रोम में क्या हो जाता है? शरीर बेडोल हो जाता है, जिसे बोला जाता है क्या? मंगोलाइड। लास्ट कौन सा है? पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम ये भी मेल और फीमेल दोनों में होता है, मेल और फीमेल। इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 47। इसमें क्या होता है? व्यक्ति का ऊपर का ओंठ क्या हो जाता है? कट जाता है। व्यक्ति का कौन सा ओंठ कटता है? केवल ऊपर वाला ओंठ। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सिंड्रोम कौन सा? टर्नर सिंड्रोम। ये केवल मेल में होता है, इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है? 45। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम ये केवल मेल में होता है, इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 47। डाउन सिंड्रोम ये महिला और पुरुष दोनों में होता है, इसमें गुणसूत्र संख्या कितनी हो जाती है? 47। और पटाउ सिंड्रोम इसमें भी गुणसूत्र संख्या कितनी? 47। ये महिला एवं पुरुष दोनों में होता है। ये सेल टॉपिक क्या हो गया? कंप्लीट। इसके आगे पढ़ेंगे क्या? कोशिकाओं के समूह क्या बोलते हैं? टिश्यू।